वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं भाई थर्ड सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना भाई, आपकी बुक का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, हिंदी में बोले तो भाई तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। ठीक है, आज इसका भाई हम फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है आप लोगों को इस पूरी वीडियो में कंप्लीट पढ़ा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इससे पहले भाई आप लोगों को भाई किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ना हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपके मन में भाई कोई डाउट वगैरह आता है इन सब चीजों से रिलेटेड, तो आपकी स्क्रीन पे मेरा एक यूजर नेम आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, तो आप उसे फॉलो अप करके मेरे से डाउट वगैरह क्लियर अप कर सकते हैं। ठीक है ना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का भी। चलो भाई बात करते हैं भाई आपके यूनिट के नाम से। तो भाई आपका यूनिट का नाम क्या है? तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार, विषय क्षेत्र और विधियां। तो भाई साफ सीधा सा मतलब समझाऊं मैं आप लोगों का, तो इस यूनिट में हम तुलनात्मक राजनीति का मतलब पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है तुलनात्मक राजनीति का, साथ ही साथ इसकी प्रकृति पढ़ेंगे यानी कि नेचर कैसा है इसका, और विस्तार पढ़ेंगे यानी कि तुलनात्मक राजनीति कहाँ कहाँ तक फैली हुई है ये चीज पढ़ेंगे। विषय क्षेत्र पढ़ेंगे यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। साथ ही साथ तुलनात्मक राजनीति की विधियां पढ़ेंगे यानी कि तुलनात्मक राजनीति की कैसे जाती है, उनके तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को यूनिट का नाम का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो शुरुआत करते हैं भाई अपने इंट्रोडक्शन से। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कह लो या परिचय कह लो, इससे हम शुरुआत करते हैं अपने यूनिट की। ठीक है, तो भाई आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करने के तरीके को तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। यानी कि भाई देखो ये है भारत, ठीक है, भारत में एक राजनीतिक सिस्टम अलग चल रहा होगा, ये रहा अमेरिका, तो अमेरिका में राजनीतिक सिस्टम अलग चल रहा होगा। अब इन दोनों के सिस्टम का भाई आपस में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, इस कंपैरिजन करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक पद्धति। अब ये तुलनात्मक पद्धति हमें क्यों पढ़ाई गई है? क्योंकि भाई इसी चीज से शुरुआत हुई है हमारी तुलनात्मक राजनीति की। ठीक है ना, यानी कि हमारे मानव के अंदर भाई क्या होता है? मानव के अंदर एक नेचर होता है, स्वाभाविक सा नेचर होता है। वो नेचर क्या है भाई? दो चीजों में हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना, दो चीजों में आपस में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई बेस्ट चीज क्या है। ठीक है, तो इसी चीज से निकल के आई भाई हमारी तुलनात्मक राजनीति भी। ठीक है, कैसे निकल के आई वो आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई हम अर्थ देख लेते हैं, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या हुआ भाई? विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। यानी कि भाई पूरे वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं, ठीक है ना, इतने सारे देश, आप जानते हो कितने सारे देश हैं। यूएनओ के अगर अंदर देखें तो 193 देश तो यूएनओ के अंदर ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे देश हैं। तो भाई यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं तुलनात्मक राजनीति क्या है कि विभिन्न देशों की, अलग अलग देशों की भाई तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी कि जो अलग अलग देश है ना भाई, अलग अलग देशों में भाई जो भी राजनीतिक सिस्टम चल रहा होगा, जो भी राजनीतिक प्रणालियां चल रही होगी, जो भी व्यवस्था चल रही होगी, इन सारी व्यवस्थाओं की आपस में तुलना करना, आपस में कंपैरिजन करना और पता लगाना कि भाई सही कौन सी है, गलत कौन सी है, कौन किन किन में आपस में समानता है, सेम सेम सी कौन सी हैं, क्या क्या सेम सेम है, क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजों को आपस में तुलना करके पता लगाना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। और तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने आप लोगों को बता दिया, तुलनात्मक पद्धति से ही हुई है। क्योंकि भाई जब तक हम कंपैरिजन ही नहीं करेंगे तो तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को इतना मतलब जो समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, अब ये तुलनात्मक राजनीति की भाई शुरुआत किसी पर्सन ने तो करी होगी, कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने सबसे पहले तुलना करी होगी। तो बिल्कुल भाई कौन है वो इंसान, मैं पहले बता देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति एक बहुत प्राचीन विषय है क्योंकि सर्वप्रथम अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत की। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया थर्ड पॉइंट में कि तुलनात्मक राजनीति जो है ना, ये बहुत प्राचीन विषय है। प्राचीन यानी कि बहुत ज्यादा पुराना एक सब्जेक्ट है ये। अब वो पुराना कैसे है भाई? क्योंकि भाई अरस्तु को आप जानते हो, बहुत पुराने टाइम के विद्वान है, यानी कि बहुत पढ़े लिखे इंसान का नाम है ये। ठीक है ना, अरस्तु। और पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते रहोगे तो इनका नाम भाई हर जगह सुनोगे आप अरस्तु का। तो इन्होंने भाई क्या करा? सबसे पहले भाई इन्होंने शुरुआत करी थी तुलनात्मक राजनीति की। वो कैसे शुरुआत करी भाई? इन्होंने क्या करा? 158 देशों का संविधान उठाया और उन्हें पढ़ने लग गए। और उनके
उनको पढ़ के भाई इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करा, यानी कि 158 देशों का जो इन्होंने संविधान उठाया और उसे पढ़ा, उसमें देखा भाई कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन कौन सी चीजें बेकार हैं, कौन कौन सी चीजें सेम सेम है और कौन कौन सी चीजें अलग अलग है। ऐसी करके इन लोगों ने तुलना कर दी अरस्तु ने। ठीक है, तो भाई यहीं से शुरुआत हो गई हमारी तुलनात्मक राजनीति की। इस वजह से भाई सर्वप्रथम बोले तो किसने करी थी भाई तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत? अरस्तु ने। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अरस्तु के पश्चात मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू और मार्क्स आदि के विद्वानों ने तुलनात्मक विश्लेषण करके तुलनात्मक राजनीति का विकास किया, जिसके कारण वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप भी बदल गया। कहने का साफ सीधा सा मतलब ये है कि भाई सबसे पहले शुरुआत किसने करी? अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु के बाद भाई कौन आए? मैकियावेली आए, मॉन्टेस्क्यू आए, मार्क्स आए और भी बहुत सारे विद्वान आए, यानी कि और भी बहुत सारे पढ़े लिखे इंसान आए, जिन्होंने क्या करा? बहुत सारे देशों का आपस में राजनीतिक व्यवस्था का कंपैरिजन करा और इस सब्जेक्ट को यानी कि तुलनात्मक राजनीति का विकास करा तुलना करके, यानी कि इसको बढ़ाया और ज्यादा। ठीक है ना, तुलना करी आपस में। अब भाई ये सारे विद्वानों ने आपस में तुलना तो करी बहुत सारे देशों की, बहुत सारे विदेशों की राजनीतिक व्यवस्था की। ठीक है, अब इससे क्या हुआ भाई? धीरे धीरे क्या हुआ? राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति है ना, इसका स्वरूप बदलता चला गया। स्वरूप कैसे बदला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, अभी शुरू में क्या था? तुलनात्मक राजनीति का मतलब सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाओं की आपस में तुलना करना, यानी कि एक ये देश है, एक ये देश है, इस देश में जो भी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है वो इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के साथ तुलना कर देना, यानी कि इन दोनों के सिस्टम की आपस में तुलना कर देना। अभी तक मतलब सिर्फ यही था तुलनात्मक राजनीति का। बट जैसे जैसे भाई ये आगे बढ़ता चला गया, इसमें और विद्वानों ने स्टडी करते चले गए, तो इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती चली गई, और भी चीजें जुड़ती चली गई, और भी टॉपिक्स जो है इसमें जुड़ते चलेगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप भी बदलता चला गया, यानी कि इसका रूप बदलता चला गया। आई होप कि आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति का मतलब समझ में आया होगा, तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब चीजें भी समझ में आ गई होगी, और तुलनात्मक पद्धति क्या होती है, यानी कि तुलना करने की जो तरीका होता है ना, इसी को हम कहते हैं तुलनात्मक पद्धति। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुलनात्मक पद्धति के बारे में भाई डीप में हम थोड़ा आगे लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर में कि तुलनात्मक पद्धति करी कैसे जाती है, इसमें कौन कौन से जो स्टेप हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो वो आगे की आगे ही देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं। अब देखो भाई, जो भी आप लोगों को आंसर लिखना है ना, अपने आंसर लिखने के लिए भाई सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो होती है परिभाषा। अगर आप परिभाषा नहीं लिखते हो तो आपका आंसर इतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो प्लीज भाई क्वेश्चन जो है आप लोगों को ये तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड आएगा ही आएगा पेपर में 101%। ठीक है, तो भाई परिभाषाएं आप लोगों को ज्यादा नहीं, बस 3 याद रखना, 2 से 3 इनफ होती हैं लिखना। मैंने आप लोगों को 5 डेफिनेशन कराई हैं, बट आप 2 से 3 याद रख लीजिएगा, जोन सी आप लोगों को आसान लगे वो आप याद रख लीजिएगा। इससे पहले भाई परिभाषा का मतलब समझा देता हूँ। यानी कि कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, जिन्होंने भाई अपने शब्दों में यानी कि अपने अकॉर्डिंग उन्होंने तुलनात्मक राजनीति का मतलब बताया, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? परिभाषा। तो भाई पहले विद्वान कौन है या पहले पढ़े लिखे इंसान कौन है? वो है भाई एडवर्ड ए फ्रीमैन। ठीक है ना, इनकी भाई परिभाषा क्या है या इनके अकॉर्डिंग तुलनात्मक राजनीति क्या है, चलिए समझते हैं। सरकार के विभिन्न स्वरूप एवं राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। यानी कि भाई ये क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति क्या चीज है? ये बोलते हैं कि भाई सरकार के जितने भी स्वरूप है, यानी कि सरकार के भाई जितने भी रूप हैं और जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, मान लो एक ये रहा देश। ठीक है, देश में भाई सरकार होती है, सरकार के रूप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भाई ये बोल रहे हैं कि इस देश में सरकार कैसी है, उसका रूप कैसा है, ये चीज पता लगाना। साथ ही साथ भाई इस देश में राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, संस्थाएं कैसी हैं, अथॉरिटीज वगैरह कैसी हैं, तो इन सब चीजों का आपस में विश्लेषण करना, तुलनात्मक विश्लेषण करना, एक दूसरे से तुलना करना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे, धीरे धीरे देखो भाई स्वरूप भी बदलता जा रहा है। ऊपर हमने पढ़ा था कि सिर्फ भाई राजनीतिक सिस्टम का कंपैरिजन करना, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, सरकार का स्वरूप भी आ गया और राजनीतिक संस्थाएं वगैरह भी आ गई। ऊपर सिर्फ इतना बताया गया था कि राजनीतिक जो संस्थाएं चल रही हैं, राजनीतिक जो सिस्टम चल रहा है सिर्फ उसकी कंपैरिजन करना, बट धीरे धीरे स्वरूप बदलता चला गया। तो यहाँ पे आप सरकार भी इंक्लूड हो गई, राजनीतिक संस्थाएं वगैरह भी इंक्लूड हो गई। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि कैसे भाई स्वरूप जो है इसका बदलता गया। ठीक है,
अगले विद्वान को देखते हैं भाई। अगले विद्वान कौन है हमारे, ब्रायवंती, ठीक है ना। इन्होंने भी भाई अपने अकॉर्डिंग बताया है कि तुलनात्मक राजनीति क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्य तथा उसके संस्थागत प्रशासन को प्रभावित करते हैं। साफ सीधा सा मतलब समझा रहे तो भाई इनके कहने का देख लो, मान लो ये रहा एक समाज, ठीक है। आपको एक समाज में भाई कुछ राजनीतिक कार्य तो होते ही हैं, साथ ही साथ भाई कुछ संस्थाएं भी होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं, जिसे आप इंग्लिश में अथॉरिटी कह सकते हो, पॉलिटिकल अथॉरिटीज, ठीक है ना। अब भाई इन दोनों चीजों को प्रभावित करने वाले कुछ कारण भी होंगे, ठीक है ना। उन कारणों को, उन तत्वों की पहचान करना, यानी कि उन कारणों को पता लगाना, उन तत्वों की पहचान करना और उनकी व्याख्या करना कि कौन कौन से कारण है वो, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति। आप देखो भाई, सबसे पहले भाई मैंने तुलनात्मक राजनीति में आप लोगों को पढ़ाया था सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन करना, फिर भाई धीरे धीरे सरकार भी जुड़ गई इसमें। अब धीरे धीरे क्या जुड़ गया भाई, जो राजनीतिक कार्य हैं और जो संस्था वगैरह है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारण होते हैं ना समाज में, आप अब उसकी भी पहचान करोगे तो इस चीज को भी हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर ही ऐड करते हैं। इस चीज को भी हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को दूसरी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो देख लो भाई, एज इट इज रट लेना। आप लोगों को ये याद ही करनी पड़ेगी, 3 हाथ से याद रखनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा भाई, जरूरी नहीं है आपको एज इट इज ही लिखनी है, जैसे ये लैंग्वेज लिखी हुई है ऐसी का ऐसी आप लोगों को लिखना है, नहीं। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ अगर आप वो भी लिख देते हो तो भी आपको 100% जो है मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है आपको ये पूरी वर्डिंग याद होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट जो मैंने समझाया है बस वो याद रखना, बात खत्म, ठीक है। बात करते हैं भाई आपके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है भाई, आर.सी. मैक्रेडिस। तो भाई ये भी एक विद्वान का नाम है, एक पढ़े लिखे इंसान का नाम है। इनके अकॉर्डिंग भाई तुलनात्मक राजनीति क्या है, आइए पढ़ते हैं। प्राचीन समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वास और संस्थाओं, सरकार और राजनीतिक व्यवस्था में विविधताएं जीवित रही है और इन विविधताओं में समान तत्वों की छानबीन करने के प्रयास को तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहा जाता है। तो भाई अब मैक्रेडिस क्या कह रहे हैं मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो भाई, तुम्हें पता ही है समाज है, ठीक है। समाज में भाई क्या होता है, सामाजिक मूल्य होते हैं, राजनीतिक मूल्य होते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ भाई कुछ संस्थाएं होती हैं, सरकार होती है, राजनीतिक पूरी व्यवस्था होती है पूरे समाज में, ठीक है। अब इन सारी चीजों में भाई बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी होती है, यानी कि संस्थाएं में भी बहुत सारी चीजें अलग होती है, राजनीतिक व्यवस्था में भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, सामाजिक मूल्यों में भी या राजनीतिक मूल्यों में बहुत सारे अंतर होते हैं, सरकार वगैरह में भी बहुत सारे अंतर होते हैं। तो इन अंतरों को, इन विविधताओं को ही पता लगाना तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहलाता है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, जीन ब्लोडेल, ठीक है ना भाई। हो सकता है मेरा जो पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी गलत हो, तो प्लीज आप पढ़ के समझ जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं। तो जीन ब्लोडेल, तो भाई इनके अनुसार क्या है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का संबंध 2 या 2 से अधिक राजनीतिक प्रणालियों की एक साथ तुलना तथा क्रमिक जांच से है। तो भाई ये साफ सीधा सा मतलब इन्होंने ये समझाया है कि तुलनात्मक राजनीति क्या चीज होती है। अगर हम भाई 2 या 2 से अधिक राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करते हैं और जांच करते हैं तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो ये रहा भारत और ये रहा अमेरिका, ठीक है। इन दोनों की आपस में हम राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर देंगे और आपस में जांच करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें सेम है, क्या क्या चीजें अलग हैं, क्या क्या चीजें बढ़िया और क्या क्या चीजें घटिया हैं, यानी कि बेकार है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, तुलनात्मक राजनीति बोलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं अपने भाई फिफ्थ विद्वान की। इनका नाम क्या है भाई, हैग, हेरोप और कॉमिक। तो भाई ये हैग, हेरोप अलग व्यक्ति हैं और कॉमिक अलग व्यक्ति हैं, यानी कि ये 2 व्यक्ति हैं जिनके सेम विचार हैं, ठीक है। तो भाई इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, विभिन्न देशों में सरकार और राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि ये कहते हैं भाई तुलनात्मक राजनीति क्या चीज है कि विभिन्न, आप जानते हो पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे विभिन्न देश हैं, यानी कि बहुत सारे देश हैं, अलग अलग देश है, ठीक है ना। अब अलग अलग देश हैं तो भाई हर देश में भाई सरकार भी होती है, ठीक है, और हर देश में भाई राजनीति भी होती है। अब भाई सभी अलग अलग देशों के सरकार का और राजनीति का अगर हम जांच पड़ताल करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आपस में तुलना करते हैं तो इसी चीज को क्या बोला है इन्होंने, तुलनात्मक राजनीति बोला है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। आई होप कि आप लोगों को भाई 5 की 5 डेफिनेशंस जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर ना समझ में आ रही है तो प्लीज जो जो इजी लगे उसे रट लेना, बस
तीन या दो डेफिनेशंस आपके लिए काफी है पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई आप लोगों का? तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, यानी कि अब इसका नेचर देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे कैसे ये धीरे धीरे बदलता चला गया, ठीक है ना। चलो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचों का ही अध्ययन न करके बल्कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी बदल चुकी है। तो यहाँ पे भाई फर्स्ट पॉइंट में हमारे को यही बताया गया है। मैंने बताया था शुरू में भाई तुलनात्मक राजनीति क्या होता है। शुरू में जब इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पढ़ा था कि सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना, यानी कि दो देश हैं, दोनों देशों की आपस में राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना, राजनीति की तुलना करना, इसी चीज को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। बट आज के टाइम पे क्या हुआ भाई, अब सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं देखी जाती, यानी कि सिर्फ राजनीतिक शासन ही नहीं देखा जाता। अब क्या देखा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत भी देखे जाते हैं, आदर्श भी देखे जाते हैं, व्यवहार वगैरह भी देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें जो है इसमें अब इंक्लूड हो गई हैं। इस वजह से इसका स्वरूप जो है ना, जो इसकी प्रकृति है वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई है वक्त के अनुसार, ठीक है। बस यही पॉइंट बताना चाह रहा था आपको, ये चीज, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि भाई ये पॉइंट हमारे को ये कह रहा है कि अब हम आगे जितनी भी बातें पढ़ेंगे ना, अब वो सारी चीजें जो है इंक्लूड हो गई हैं तुलनात्मक राजनीति में। पहले नहीं थी, पहले सिर्फ क्या था, सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती थी। बट अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो गई, बहुत सारी चीजें आ गई हैं तुलनात्मक राजनीति में, उसकी प्रकृति में। तो अब वही सारी चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आ गई हैं, ठीक है। स्टेप बाय देखते चलना। पहला है भाई, पहला पॉइंट हमारा पश्चिमी, गैर पश्चिमी और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। तो देखो भाई ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, मान लो ये है आपका भाई विश्व का मैप। देखो भाई मैप वगैरह बनाना नहीं आता और मैं आपको फोन में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा मैप वगैरह भी दिखा नहीं सकता, तो आप इसे ही मान लो ये रहा विश्व का मैप, ठीक है। अब विश्व का मैप, आप भाई दिशाएं तो जानते होंगे। इस तरफ वाले चीज को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी, ठीक है। इस तरफ को क्या कहते हैं, पूरब, ठीक है। और ये ऊपर का क्या हो गया, उत्तर, और नीचे का हो गया दक्षिण। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब भाई मैप में यहाँ पे यही चीज कह रहा है। देखो जो तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत हुई थी ना, वो कहाँ से हुई थी भाई, अरस्तु कहाँ के थे, अरस्तु भाई पश्चिमी देशों के थे, ठीक है ना। तो शुरुआत भाई कहाँ से हुई थी उनकी, कि पश्चिमी देश, यहाँ पे जो जितने भी देश थे इस तरफ, अरस्तु ने उन सभी देशों के भाई संविधान की तुलना करके शुरुआत करी। तो पहले के टाइम पे क्या था, यानी कि शुरुआती टाइम पे जब तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत हुई थी, सिर्फ पश्चिमी देशों का देखा जा रहा था, संविधान वगैरह, राजनीतिक सिस्टम वगैरह सिर्फ पश्चिमी देशों का देखा जा रहा था। बट अब क्या हो गया, गैर पश्चिमी, जो यानी कि इस तरफ के देश नहीं है, यानी कि अब इस तरफ के होंगे, यानी कि अब इन देशों के बारे में भी स्टडी की जाने लगी तुलनात्मक राजनीति के अंदर, ठीक है। और साम्यवादी देश, साम्यवादी देश यानी कि भाई वो सारे देश जहाँ पे भाई सोवियत संघ वाला सिस्टम चलता था, ठीक है ना। सोवियत संघ भाई आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, अगर ना पढ़ा हो तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्या कहने का मतलब है भाई, शुरुआत में भाई जो तुलनात्मक राजनीति थी उसमें सिर्फ यहाँ के देशों की स्टडी की जाती थी। बट अब क्या होने लगा, पूरे विश्व के देशों की स्टडी करने लगे, सारे विश्व के देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था वगैरह, सिस्टम वगैरह, उन सब की स्टडी करने लगे। ये चीज बदल चुकी है अब तुलनात्मक राजनीति के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, ये पॉइंट, ठीक है। और क्या चीज इंक्लूड हुई है भाई तुलनात्मक राजनीति में, आइए पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ अराजनीतिक संरचनाओं और उसके प्रभावों का अध्ययन है। यानी कि भाई शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी भाई, शुरुआत हुई थी हमारी सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था से, कि राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर देंगे तो इसी चीज को हम कहेंगे तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा भाई, राजनीतिक संरचनाओं, जितनी भी राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल भाई विधायिका हो गई, तुम्हारी कार्यपालिका हो गई, संसद वगैरह हो गई, ठीक है ना। और जुडिशरी सिस्टम हो गया आपका, जुडिशरी सिस्टम यानी कि न्यायपालिका वगैरह हो गई, और भी जो अलग अलग लेवल की संस्थाएं हैं, ठीक है ना। पंचायत का सिस्टम हो गया, नगर पालिका का सिस्टम हो गया, या आपका स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीजें भी इंक्लूड होने लग गई राजनीति से रिलेटेड, ठीक है ना। या चुनाव प्रणाली आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारी संरचनाएं भाई इन सब की स्टडी की जाने लगी। और ना सिर्फ इन चीजों की स्टडी करने लगे, बल्कि राजनीतिक, जिनका राजनीति से कोई लेन देना नहीं है, उन चीजों की भी स्टडी करने लगे अब तुलनात्मक राजनीति में। तो ये पॉइंट भाई हमारा यही समझाना चाह रहा था। साथ ही साथ भाई और क्या चीज देखने लगे और उनसे प्रभाव क्या पड़ रहा है, यानी कि ये राजनीतिक संरचनाएं और अराजनीतिक संरचनाएं से पूरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या चीज हो रही है।
अब इस चीज को भी देखने लगे तुलनात्मक राजनीति के अंदर। आई होप कि आप लोगों को सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं भाई अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, मानव स्वभाव, उसकी परिस्थितियां तथा उसके व्यवहार के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। अब भाई क्या होने लगा, पहले तो सिर्फ राजनीतिक सिस्टम को देखा जाता था, बट अब मानव के स्वभाव को भी देखा जाने लगा, यानी कि मानव के बिहेवियर को भी देखा जाने लगा, ठीक है ना, उसकी परिस्थितियां यानी कि उसकी सिचुएशंस क्या क्या है, ठीक है ना, और उसका व्यवहार कैसा है, उस चीज को भी देखे जाने लगा अब तुलनात्मक राजनीति में। यानी कि इन सारी चीजों की भी अब स्टडी होने लगी तुलनात्मक राजनीति के अंदर। क्लियर हो गई बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रियाएं और राजनीतिक सत्ता का अध्ययन किया जाने लगा। यानी कि भाई अब तुलनात्मक राजनीति में भाई राजनीति से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, कार्यकलाप यानी कि जितने भी राजनीति से रिलेटेड कार्य होते हैं वो सारी भी स्टडी होने लग गई। राजनीतिक प्रक्रियाएं जितनी भी चलती हैं पूरे समाज में, फॉर एग्जांपल चुनाव प्रणाली कह लो आप, या बहुत सारी सिस्टम जो होते हैं वो उन सब की भी स्टडी होने लग गई। और साथ ही साथ भाई जो राजनीतिक पावर होती है, सत्ता मतलब पावर, ठीक है, जो राजनीतिक पावर होती है उसके भी भाई स्टडी होने लग गई, उसका भी अध्ययन किया जाने लगा आप तुलनात्मक राजनीति के अंदर। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मूल्यों की तुलना की जाती है। यानी कि अब भाई राजनीतिक प्रणालियों के मूल्य भी जुड़ गए इसमें, यानी कि अब मूल्यों की भी तुलना की जाने लगी, मूल्यों की भी स्टडी की जाने लगी तुलनात्मक राजनीति में, ठीक है ना। आगे क्या हुआ है भाई, आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद इसकी प्रकृति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। मुख्य रूप से इसकी प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। अब देखो भाई क्या हुआ, मैंने आपको शुरुआत से ही पढ़ाया, इसकी प्रकृति पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, आपको तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति पढ़ा रहे हैं, यानी कि नेचर पढ़ा रहे हैं कि कैसे कैसे ये बदलता चला गया तुलनात्मक राजनीति, ठीक है ना। तो शुरुआत में मैंने भाई आप लोगों को बताया था कि तुलनात्मक राजनीति कैसे कहते हैं, जस्ट दो देशों की या बहुत सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना या स्टडी करना, इस चीज को हम कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। बट अब धीरे धीरे क्या हो गया भाई, जैसे जैसे समाज चेंज होता चला गया, फ्यूचर आगे बढ़ता चला गया, ठीक है ना, विकास करते चले गए सभी देश, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब इसके बावजूद भी भाई इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच में बहुत सारे मतभेद रह गए। मतभेद यानी कि आपस में ये अब भी कह रहे हैं कि इतनी सी ही प्रकृति नहीं है, अभी और बड़ी प्रकृति है इसकी तुलनात्मक राजनीति की। ऐसा कह रहे हैं कौन, विद्वान आपस में बहस कर रहे हैं इस चीज को लेके। विद्वान यानी कि पढ़े लिखे लोग। तो इसी वजह से इन पढ़े लिखे लोगों ने भाई आपस में बहस करके, मतभेद करके, चर्चा करके दो दृष्टिकोण और बताए हैं इसकी प्रकृति के बारे में। दृष्टिकोण यानी कि विचार कह सकते हैं, यानी कि अपने विचार दिए हैं दो और, ठीक है ना। वो कौन कौन से है भाई, याद रखना, लंबात्मक तुलना और दूसरा होगा भाई आप लोगों का अम्बरांतीय तुलना। अम्बरांतीय तुलना, ठीक है, ये नाम थोड़े अजीब से हैं बट आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझा दूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसे भाई हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं इंग्लिश में, और जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था इसे कहते हैं भाई वर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो भाई लंबात्मक तुलना में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। इस विचार के समर्थकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तर पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। तो भाई इस लाइन को पढ़ के आई होप कि आप लोगों को मतलब जो है वो नहीं समझ में आया होगा इजिली। मैं आप लोगों को मतलब समझाता हूँ। देखो इसके नाम से लंबात्मक तुलना का मतलब क्या होता है। देखो लंबात्मक मतलब होता है हॉरिजॉन्टल तुलना, सॉरी वर्टिकल तुलना। तो वर्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल इस, अगर हम ऐसे करके तुलना कर, वर्टिकल अगर हम लाइन ऐसे खींचते हैं तो इसे कहते हैं हम वर्टिकल लाइन, और ऐसे लाइन खींचते हैं तो इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे लंबात्मक तुलना बोल रहा है, यानी कि इस तरीके से। तो यानी कि सबसे पहले ऊपर वाला स्टेप, फिर उसके नीचे वाला स्टेप, फिर उसके नीचे वाला स्टेप। तो ऐसे करके भाई तुलना करने के लिए बोल रहा है। और किस चीज के बीच में तुलना करने के लिए बोल रहा है भाई, एक ही देश की सरकारों के बीच में। यानी कि लंबात्मक तुलना का जो भी सपोर्ट करते हैं ना विद्वान, वो क्या कहते हैं भाई, एक देश है, मान लो ये रहा भारत, ठीक है। अब भारत में भाई लंबात्मक सरकारों की तुलना की जानी चाहिए, लंबात्मक रूप से सरकारों की तुलना की जानी चाहिए। कहने का साफ सीधा सा मतलब ये है, भारत में भाई एक तो सबसे टॉप पे होती है भाई हमारी केंद्रीय सरकार, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हो, जो इस टाइम पे मोदी सरकार है, ठीक है। उसके बाद आती है भाई हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जिसे आप कहते हो भाई राज्य सरकार, जो सभी राज्य में अलग अलग होती है। दिल्ली में इस टाइम केजरीवाल की, ठीक है। उसके नीचे आती है भाई स्थानीय सरकार, ठीक है ना। स्थानीय सरकार में भाई
पंचायत भी आ जाते हैं और नगर निगम वगैरह भी आ जाती है, ठीक है, या और जगह पे और भी छोटे छोटे लेवल पे स्थानीय सरकार के अंदर और भी छोटे छोटे लेवल पे सरकारें आती हैं, ठीक है ना। तो भाई इस चीज को ही बोला है तुलनात्मक तुलना, यानी कि एक देश की भाई सरकारों की तुलना करना लंबात्मक तुलना कहलाता है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो भाई, लंबात्मक तुलना का जो लंबात्मक तुलना है ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें भाई कुछ नहीं किया जाता। एक देश है, एक देश में जितनी भी गवर्नमेंट होती है ना, उनका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना, यानी कि उनकी आपस में तुलना करना, और साथ ही साथ उनको प्रभावित करने वाले भाई जो भी कारण हैं उन सब का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या भाई समानताएं हैं, ये सारी चीजें पता लगाना, इसी को चीज को हम क्या कहते हैं, लंबात्मक तुलना। दैट्स इट, और कुछ नहीं। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, वस्तुतः यह दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं है। राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य पाई जाने वाली समानता सही नहीं है। आर्थिक संसाधनों के स्रोत, आकार व संभावनाओं की दृष्टि से देखें तो दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। तो ये पॉइंट भाई हमारा ये कह रहा है कि जो हमारा ये वाला दृष्टिकोण है ना, लंबात्मक दृष्टिकोण, तो ये तर्कसंगत नहीं है, यानी कि लॉजिक वाला नहीं है। यानी कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं ना, सरकार की जो अलग अलग लेवल पे सरकार का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो ये एक तरीके वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि भाई इसमें जो भी समानताएं बताई जाती हैं या जो भी भिन्नताएं वगैरह बताई जाती हैं वो सही नहीं होती है। आप खुद सोचो कैसे सही होगी भाई। एक है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर उतनी ही होती है जितनी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, या स्टेट गवर्नमेंट की पावर उतनी होती है जितनी की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट इसमें सही ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना। ना ही सही तरीके से डिफरेंसेस बताई जाती है, नहीं सही तरीके से समानताएं बताई जाती है। और साथ ही साथ भाई आर्थिक संसाधन भी भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग होते हैं, और भाई राज्य सरकार जो केंद्र सरकार होते हैं उनके पास अलग होते हैं। आकार भी भाई दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, बहुत सारी समानताएं हैं, परंतु ये सारी सही तरीके से जो है नहीं निकल पाती है लंबात्मक दृष्टिकोण में, ठीक है ना, लंबात्मक तुलना में तुम कह सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये तर्कसंगत नहीं है, लॉजिक वाला नहीं है ये वाला दृष्टिकोण या ये वाली तुलना। अंततः तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या एक लंबात्मक अध्ययन व तुलना के रूप में नहीं की जा सकती। तो वही मैंने बताया कि भाई लंबात्मक तुलना जो है ये तर्कसंगत नहीं है, यानी कि लॉजिक वाली नहीं है। इसमें जो भाई जो भी चीजें निकलती हैं वो सही नहीं होती, ना ही समानता सही होती है, ना ही विभिन्नताएं जो है वो सही नहीं होती है। तो इस वजह से राजनीतिक तुलना करने के लिए हम लंबात्मक तुलना का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है भाई हमारा अम्रांतीय तुलना। अब अम्रांतीय तुलना क्या है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन भाई ऐसी होती है अगर हम लाइन की बात करें तो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, मैं इसमें भाई बताऊं, इसमें हम क्या करते हैं, ये मान लो विश्व में अलग अलग देश हैं, ठीक है ना, अलग अलग देश हैं। अब भाई एक टाइम पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल भाई आज के टाइम मान लेते हैं, आज का टाइम है, ठीक है। आज के टाइम में अलग अलग देशों में जितनी भी सरकार होंगी उन सबका आपस में कंपैरिजन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, अम्रांतीय तुलना। दैट्स इट। और उसमें क्या था भाई, लंबात्मक तुलना में जस्ट कुछ नहीं था, एक ही देश की बात हो रही थी और एक ही देश में भाई जो भी सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय सरकार, एक स्टेट लेवल की और एक स्थानीय लेवल की, और उससे नीचे के लेवल की जो भी सरकार होते हैं उनकी आपस में तुलना कर रहे हैं। तो ये कोई तुक नहीं बना भाई उन सरकारों की आपस में तुलना करना। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरी हो गई, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट भाई। तुलना भी तो हम दोनों तुलना भी तो तभी करते हैं ना, मान लो दो चीजें सेम होंगी तभी तो तुलना करेंगे। सेम कहने का मतलब है दोनों की कैटेगरी सेम होंगी तभी तो हम तुलना करके देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है। अब तुम भाई अलग चीज लिया है और तुम अलग चीज लिया है, तो आपस में तुलना करने का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। यहाँ पे लंबात्मक में यही बताया गया था, कोई लॉजिक नहीं है, इस वजह से इसे यूज नहीं किया जाता। और अम्रांतीय तुलना में भाई क्या होता है, अम्रांतीय तुलना में भाई एक सरकार दूसरी सरकार यानी कि अलग अलग देशों की सरकारों को देखा जाता है, ठीक है ना। सेम टाइम पीरियड में अलग अलग सरकारों की तुलना की जाती है। तो पढ़ते हैं भाई इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इस धारणा के अनुसार यह राष्ट्रीय सरकारों का अम्रांतीय तुलनात्मक अध्ययन है और अधिकांश राजनीतिक शास्त्री इस धारणा से सहमत हैं। ऐसी तुलना दो प्रकार से हो सकती है। तो भाई इस लाइन का मैं मतलब समझा ही चुका हूँ पहले ही आप लोगों को। अम्रांतीय तुलना में क्या होता है, अलग अलग सरकारों को देखा जाता है, यानी कि हर देश की अलग अलग सरकार की आपस में तुलना की जाती है, ठीक है ना।
और इससे भाई सहमत भी है। जितने भी राजनीतिक शास्त्री है ना, यानी कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं राजनीति से रिलेटेड, वो सारे इस बात से सहमत है, इस वाली तुलना से सहमत है कि हाँ भाई ये लॉजिक वाली है, ये तर्क संगत वाली है। ठीक है, अब भाई इसे दो तरीके से किया जाता है। कैसे भाई, ये पढ़ते हैं, आगे लिख रखा है मैंने। प्रथम तुलना तो एक ही देश के विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार की आपस में हो सकती है। द्वितीय, उन राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है हो सकती है। कहने का साफ सीधा सा मतलब समझा देता हूँ। देखो भाई, इसमें दो तरीके से तुलना की जाती है। पहला तो देखो, एक देश के लेवल पे की जाती है और एक होती है वर्ल्ड लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल वाली अलग समझाऊंगा। एक देश के लेवल पे अगर तुलना करनी है तो हम कैसे करते हैं भाई, एक देश में टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल मान लो भारत है। ठीक है, भारत जब से आजाद हुआ तब से लेके आज तक भाई सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेते हैं, यानी कि जो पूरे देश की सरकार होती है उसे क्या कहते हैं हम, केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो हम भाई अलग अलग टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो रही है उनकी आपस में तुलना करेंगे। फॉर एग्जांपल भाई, आजादी के टाइम पे कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू थे, और आज के टाइम पे कौन है, मोदी जी थे। बीच में इंदिरा गांधी जी भी आई। तो ये सारी जो गवर्नमेंट थी, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी कैटेगरी बिल्कुल सेम है, बस टाइम पीरियड अलग अलग है। तो इनकी हम आपस में तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई पहली तुलना कैसे की जाती है। एक तो देश के अंदर की जाती है एक ही टाइप की सरकार की। ठीक है ना, बस वो अलग अलग टाइम पीरियड की होंगी। क्लियर हो गई बात। फॉर एग्जांपल भाई जवाहरलाल नेहरू जी की और मोदी जी की आपस में तुलना की जाए तो ये तर्कसंगत होगी, ये लॉजिक वाली बात होगी, क्योंकि भाई कैटेगरी तो सेम है। इनकी भी भाई केंद्रीय सरकार थी और इनकी भी केंद्रीय सरकार थी, बस अलग अलग टाइम पीरियड था। और लंबात्मक सरकार में बिल्कुल इसका उल्टा था। उसमें क्या हो रहा था भाई, उसमें भाई केंद्रीय सरकार की स्टेट सरकार से यानी कि राज्य सरकार से तुलना की जा रही है। लॉजिक थोड़ी है, केंद्रीय सरकार अलग टॉपिक चला जाता और राज्य सरकार अलग टॉपिक चले जाता, तो अलग अलग टॉपिक की आपस में तुलना करना ये ठीक बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें बिल्कुल सही बताया गया है कि केंद्रीय सरकार की केंद्रीय सरकार के साथ ही तुलना की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। बात करते हैं भाई सेकंड में, इसने क्या बताया। सेकंड में भाई ये कह रहा है जो भी विश्व में सरकारें चल रही है, मान लो ये अलग अलग देश है। ठीक है, इन देशों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, जो गवर्नमेंट चल रही है, इन सबकी आपस में तुलना करना, इसे कहते हैं हम अम्बरांतीय तुलना। दैट्स इट। तो इसने तुलना करने के भाई दो तरीके बताए, एक तो देश के अंदर का और एक वर्ल्ड लेवल का। ठीक है ना, और इस वाली तुलना को हम लॉजिकली मानते हैं, यानी कि तर्कसंगत वाला मानते हैं, और ये सही भी मानी जाती है। ज्यादातर भाई राजनीतिक शास्त्री जो है इसी तुलना को फॉलो अप करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी सर्वमान्य धारणा यही है कि वह समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों को तुलनात्मक अध्ययन है। यानी कि साफ सीधा से यही बता रहे हैं कि भाई अगर हम विश्व में सभी देशों के भाई अगर हम देश का आपस में कंपैरिजन करें तो ये लॉजिकली है, ये एक तरीके से सही भी है तुलनात्मक राजनीति की दृष्टि से। ठीक है, बट अगर हम एक देश में भी देखेंगे तो केंद्रीय सरकारों को ही देखेंगे, यानी कि कैटेगरी सेम होनी चाहिए, बस टाइम पीरियड अलग हो, उससे मैटर नहीं करता। ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार के तुम स्टेट गवर्नमेंट के साथ भाई तुलना कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट में समझाया गया है। दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को ये प्रकृति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तुलनात्मक राजनीति की। ठीक है ना, आप बढ़ते हैं भाई अपने सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट भाई हमारा क्या है, तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। यानी कि हम पढ़ेंगे भाई तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि तुलनात्मक राजनीति में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें तुलनात्मक राजनीति में आती हैं। दैट्स इट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है इसमें, तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में राजनीतिक शास्त्रियों के व्यापक मतभेद हैं। यानी कि भाई जो राजनीतिक शास्त्री होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड, उनके बीच में भाई बहुत सारे मतभेद है। किस चीज को लेकर, तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र को लेकर बहुत सारे आपस में मतभेद है इनकी, यानी कि विचार अलग अलग है इन सारे विद्वानों के, पढ़े लिखे लोगों के। अब वो कैसे अलग अलग है भाई, आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, परंपरावादी राजनीतिक शास्त्रियों ने तुलनात्मक राजनीति को संकुचित अर्थ में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा स्थापित सरकारी तंत्र तथा संविधान द्वारा नियत किए गए कार्यकलापों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो भाई परंपरावादी राजनीतिक शास्त्र, तो ये क्या चीज है भाई, परंपरावादी यानी कि पुराने टाइम की यानी कि अरस्तु के टाइम की जो बात कर रहे हैं, अरस्तु ने शुरुआत करी थी, तो वो हम परंपरावादी राजनीतिक शास्त्री बोल देंगे उन्हें। ठीक है ना, तो यानी कि राजनीतिक शास्त्री का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस के भाई पढ़े लिखे विद्वान, यानी कि पढ़े लिखे लोग, उन्हीं को कहते हैं हम राजनीतिक शास्त्री। ठीक है ना, अब पारंपरिक और जोड़ दिया, पारंपरिक का मतलब है पुराने, बहुत पुराने जो थे। ठीक है ना, तो भाई इन लोगों का क्या मानना था,
इन लोगों का मानना था भाई संविधान के अकॉर्डिंग जो भी सरकार है, ठीक है ना, या जो भी काम धंधे किए जा रहे हैं देश में, उन सब का ही अध्ययन किया जाएगा। यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था, ये जितने भी कार्य चल रहे हैं, जितनी भी सरकार वगैरह चल रही है, सिर्फ और सिर्फ तुलनात्मक राजनीति में उसी चीज की पढ़ाई की जाएगी, उसी चीज का अध्ययन किया जाएगा। पुराने के टाइम के लोग ऐसे मानते थे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अरस्तू का मैंने बताया था, उन लोगों ने 158 जो है देशों का संविधान की पढ़ाई करके कंपैरिजन करी थी और तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत करी थी। बट आज के टाइम पे भाई ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे भाई इसमें और भी बहुत सारी चीजें जुड़ गई है। वो क्या जुड़ गई है आगे पढ़ते हैं भाई, आगे पढ़ते हैं भाई। इस विचार के समर्थकों की मान्यता है कि संविधान ही सरकार के ढांचे का संगठन करता है और इसी के द्वारा हर संस्था के कार्यों का नियत होता है, इसलिए तुलना संविधान व इसके द्वारा नियत कार्यकलापों की ही होनी चाहिए। वही जो मैंने ऊपर आप लोगों को सेम पढ़ाया, वही बात यहाँ पे बोली गई है कि इसमें भाई ये जो हमारी परंपरागत राजनीतिक शास्त्र थे ना, इनका मानना क्या था कि भाई तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ वही चीजें का अध्ययन किया जाना चाहिए या वही चीजें पढ़नी चाहिए जो भी संविधान के द्वारा गठित है। यानी कि जो भी संविधान के द्वारा चलाई जा रही है चीजें, वही सारी चीजें तुलनात्मक राजनीति में पढ़ाई जानी चाहिए, दैट्स इट। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। ये चीज में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो कैसे नहीं है, क्योंकि भाई इसकी प्रकृति बहुत ज्यादा बदल चुकी है, तो इसका भाई विषय क्षेत्र भी बदलेगा। वो कैसे भाई, आधुनिक राजनीतिक शास्त्री, आधुनिक राजनीतिक शास्त्र यानी कि आज के टाइम के, मॉडर्न टाइम के जो राजनीतिक शास्त्री हैं, ठीक है ना। तो भाई आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ऐसे कारकों को भी सम्मिलित किया है जिनकी ओर अतीत में ध्यान नहीं दिया गया था। यानी कि जो आज के टाइम के राजनीतिक शास्त्री हैं ना भाई, उन्होंने इसमें और भी सारे टॉपिक्स जो हैं तुलनात्मक राजनीति में वो ऐड कर दिए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक ऐसे थे जो पुराने के टाइम पे इंक्लूड नहीं किए गए थे तुलनात्मक राजनीति में, बट आज के टाइम पे इन्होंने इंक्लूड कर दिए है, ठीक है ना। पढ़ते हैं भाई अपना आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सही कर लेता हूं मैं, अब ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधान, हित समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिकाओं, विधायिका और विधायी व्यवहार, निर्वाचन और मतदान व्यवहार, राजनीतिक परिवर्तन व आधुनिकीकरण आदि का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि भाई आधुनिक शास्त्री जो होते हैं ना, आधुनिक राजनीतिक शास्त्री यानी कि मॉडर्न टाइम के, आज के टाइम के जो राजनीतिक शास्त्री हैं, उन्होंने क्या बोला, तुलनात्मक राजनीति में और भी सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं भाई, फॉर एग्जांपल संविधान का तो अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ हित समूह का भी किया जाता है, राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जितनी भी होती है उनका भी अध्ययन किया जाता है, हमारी कार्यपालिका होती है उसका भी अध्ययन किया जाता है, विधायिका होती है उसका भी अध्ययन किया जाता है, विधायी व्यवहार जो होते हैं यानी कि विधायिका जो काम करती है उसका भी अध्ययन किया जाता है, निर्वाचन यानी कि चुनाव वगैरह जो होते हैं ना देश में, उसका भी अध्ययन किया जाता है, मतदान व्यवहार यानी कि जो वोट वगैरह देते हैं लोग, ठीक है ना, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक परिवर्तन यानी कि राजनीति में जो जो बदलाव हो रहे हैं हम उसका भी पढ़ाई करते हैं तुलनात्मक राजनीति में। और साथ ही साथ भाई आधुनिकीकरण यानी कि जो आज के टाइम पे समाज मॉडर्न बन रहा है, आधुनिक बन रहा है, इस चीज का भी हम अध्ययन करते हैं तुलनात्मक राजनीति के अंदर। तो देखो भाई कितना ज्यादा चेंजेस हो गया तुलनात्मक राजनीति में। पहले के टाइम पे जो पारंपरिक राजनीतिक शास्त्री थे वो क्या करते थे भाई, वो कहते थे बस जो संविधान द्वारा जो चलाई जा रही चीजें, सिर्फ उस चीजों का ही अध्ययन किया जाएगा। बट आधुनिक जो राजनीतिक शास्त्री हैं, इन्होंने भाई तुलनात्मक राजनीति में और बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। दैट्स इट, इतना पढ़ाया गया, इसे चीज को आप याद रख लीजिएगा। अब आते हैं भाई अपने मेन मुद्दे पे। यहाँ पे आप ये जो ऊपर पढ़ा था ये भी आपका विषय क्षेत्र ही था एक तरीके से, बट अब मैंने आप लोगों को पॉइंट वाइज थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है ताकि आप इजिली लिख सको, ठीक है ना। यानी कि अब तुलनात्मक राजनीति में जो भी मुख्य विषय क्षेत्र है ना, इसके जो भी विषय क्षेत्र है, जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं उसे अब मैंने आपको पॉइंट वाइज पढ़ाने की कोशिश की है। तो भाई पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो भाई, फर्स्ट चीज हमारी क्या है तुलनात्मक राजनीति के अंदर, राजनीतिक संरचना। ये तो हमने भाई शुरुआत से ही पढ़ी है, राजनीतिक संरचना की आपस में कंपैरिजन करना। ये हम पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं कि राजनीतिक संरचना या राजनीतिक व्यवस्था की आपस में तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। तो ये चीज तो भाई इंक्लूड होगी तुलनात्मक राजनीति में, ठीक है ना। ये चीज तो पढ़ाई जानी ही थी, ठीक है। तो इसका भाई पॉइंट क्या कह रहा है आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में औपचारिक व अनौपचारिक सभी संरचना शामिल है, क्योंकि यह सभी संरचना है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता से जुड़ी हुई है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो ये है जो आया ना बीच में, इसे हटा देना, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है।
अब भाई इसका मतलब समझाता हूँ मैं। देखो भाई, तुलनात्मक राजनीति में भाई क्या क्या विषय क्षेत्र है, यानी कि क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती है, किस किस चीज की तुलना की जाती है। तो भाई पहला है हमारा राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना भाई कैसी होनी चाहिए, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, यानी कि वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, वो मैटर नहीं करता। राजनीतिक संरचना होनी चाहिए, फिर चाहे वो ऑफिशियल हो वो या अनऑफिशियल हो, ठीक है ना। क्यों, अब क्यों स्टडी की जानी चाहिए, क्योंकि भाई ये जो सारी संरचना होती है ना, राजनीतिक संरचना, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता से जुड़ी होती है। सत्ता मतलब कि पावर, यानी कि पावर से जुड़ी होती है। मेन जो पूरे देश में सिस्टम चलता है ना, कहने का साफ सीधा सा मतलब है राजनीतिक संरचना कैसी भी हो देश में संरचना है, चाहे वो औपचारिक हो अनौपचारिक हो, ये इन सब की स्टडी की जानी चाहिए, इन सब की तुलना की जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सारी इनडायरेक्टली आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये जुड़ के एक ही जगह पे जा रही होती है, जिसके पास मेन पॉलिटिकल पावर होती है। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट चीज भाई क्या चीज पढ़ाई जाती है हमारे को तुलनात्मक राजनीति में, कार्यात्मक अध्ययन। मतलब क्या है इसका भाई, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में उन कार्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है जो एक देश में राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनके वास्तविक संचालन का निर्माण करते हैं। साफ सीधा सा कहने का मतलब है तुलनात्मक राजनीति में हमें भाई ये सब चीजें भी पढ़ाई जाती हैं, ये सब चीजें भी अध्ययन की जाती हैं। जो जितने भी काम होते हैं ना देश में, मान लो ये एक देश, जितने भी काम हो रहे हैं देश में और वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे भी काम हो राजनीति से जुड़े हो, उन सारे कामों को भी भाई देखा जाता है। साफ सीधा सा मतलब ये है तुलनात्मक राजनीति में, ठीक है। बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट क्या चीज पढ़ाई जाती है भाई तुलनात्मक राजनीति में, राजनीतिक व्यवहार। अब ये क्या नहीं बोला है भाई, आइए पढ़ते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया यानी कि मतदान, सहभागिता, नेतृत्व, नियुक्ति, जन राजनीति का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले तो भाई राजनीतिक व्यवहार का मतलब समझो। राजनीतिक व्यवहार का मतलब है राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, ठीक है ना। राजनीतिक प्रक्रिया कौन कौन सी हो सकती है भाई, मतदान, मतदान देने का मतलब है चुनाव वगैरह, ठीक है ना, चुनाव वगैरह जो होते हैं, ठीक है। सहभागिता, और क्या है भाई नेतृत्व, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप है, जो नेता वगैरह होते हैं ना, जो एक चीज को भाई कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं नेतृत्व। नियुक्ति यानी कि भाई सारे नेता ये जो पोस्ट वगैरह पे बैठे हुए हैं, इनकी जो पोस्ट का सिलेक्शन हुआ है, नियुक्ति हुई है, इस चीज का भी अध्ययन करते हैं। और भाई जन राजनीति यानी कि जनता की राजनीति, फॉर एग्जांपल लोकतंत्र का भी हम अध्ययन करते हैं। बस इतनी सी बात आपको बताई गई थी कि राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि मतदान, सहभागिता, नेतृत्व, नियुक्ति, जन राजनीति और भी बहुत सारी चीजें जितनी भी राजनीति से जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें भी पढ़ाई जाती हैं तुलनात्मक राजनीति के अंदर। दैट्स इट। पढ़ते हैं भाई चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, समानताओं और विविधताओं का अध्ययन। यानी कि भाई तुलनात्मक राजनीति में हम समानताएं भी पढ़ते हैं और भिन्नताएं भी पढ़ते हैं। भिन्नताएं यानी कि डिफरेंस, बहुत सारे जो भी सिस्टम में अलग अलग होते हैं हर देश के, वो सब चीजें भी पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं व कार्यों के बीच समानता व भिन्नताओं का विश्लेषण करती है। यानी कि भाई तुलनात्मक राजनीति में क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति में भाई जो भी राजनीतिक प्रक्रिया या कार्य वगैरह होते हैं उनमें समानताएं भी देखी जाती है, क्या क्या समानताएं और उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीजें अलग अलग है, वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं तुलनात्मक राजनीति के अंदर। आगे बढ़ते हैं भाई फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है क्या बताया, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। जितनी भी भाई देश में राजनीतिक व्यवस्था होती है उन सब का भी अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीति के अंदर। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन का विश्लेषण करती है। साफ सीधा सा कहने का भाई मतलब है तुलनात्मक राजनीति के अंदर भाई राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था कोई सी भी राजनीतिक व्यवस्था हो, ठीक है ना, फिर चाहे वो पश्चिम का हो या गैर पश्चिमी। और ये गैर पश्चिमी और पश्चिमी का मतलब मैंने बताया था, यानी कि फॉर एग्जांपल भारत की बात कर लें, अगर भारत में मान लो कोई सिस्टम ऐसा है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल भाई भारत में मान लो संसद का सिस्टम ऐसा है, ये संसदीय सिस्टम जो है हमने किसी दूसरे देश से लिया होगा, ठीक है ना, यानी कि हमने दूसरे देश से देखा तब अपने देश में जो है अप्लाई करा। फिर चाहे वो पश्चिमी का हो या गैर पश्चिमी का हो, तो ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जितनी भी भाई व्यवस्था वगैरह होती हैं राजनीति से रिलेटेड देशों में, इन सब चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जांपल भाई न्याय की व्यवस्था हो गई, ठीक है ना, चुनाव की व्यवस्था हो गई, संविधान की व्यवस्था हो गई, तो ये सारी चीजें जो है इन सब का चीजों का भी भाई अध्ययन किया जाता है हमारा तुलनात्मक राजनीति के अंदर। बात करते हैं भाई छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पर्यावरण का अध्ययन। आप पर्यावरण का अध्ययन भाई आप इससे ये मतलब मत समझ लेना हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी देश के तुलनात्मक अध्ययन के लिए
यह आवश्यक है कि उसके मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय, आर्थिक और नृजातीय संदर्भ को समझा जाए। यानी कि कहने का साफ सीधा सा मतलब है भाई, तुलनात्मक राजनीति में हम क्या देखते हैं, मान लो ये रहा देश, ठीक है, एक देश में भाई मनोवैज्ञानिक यानी कि लोगों के भाई क्या विचार हैं, समाज शास्त्रीय, ठीक है ना, यानी कि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में जो जो शास्त्रीय लोग हैं, उन सब के बारे में देखा जाता है। समाज में आर्थिक स्थिति वगैरह कैसी है, ठीक है ना, आर्थिक सिस्टम वगैरह कैसे कैसे है, नृजातीय वगैरह, ये सारी चीजें जो है देखी जाती है, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अंदर। दैट्स इट, ठीक है। बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है भाई, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व या तुलना क्यों। भाई आपकी अगर आप एसयूएल की बुक में देखोगे तो आपको हेडिंग मिलेगी तुलना क्यों, ठीक है, बट आपकी एक हेडिंग ये भी हो सकती है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व। भाई हम तुलनात्मक राजनीति में इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। अभी मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट वाइज मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, सब कुछ चीजें बताई, ठीक है ना, तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में। अब भाई ये सब चीजें हम पढ़ते हैं तो इसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं, कोई तो रीजन होगा, इन सब की तुलना आपस में क्यों करते हैं, कोई तो रीजन होगा, कोई तो इंपॉर्टेंस वगैरह होगी, कुछ तो जरूरत पड़ती होगी, तो वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहला महत्व क्या है या पहली जरूरत क्या है जो हम तुलना करते हैं, राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए। यानी कि मान लो एक देश है, एक देश का भाई राजनीतिक व्यवहार कैसा है, उसमें राजनीतिक सिस्टम वगैरह कैसा है, वो राजनीति से रिलेटेड क्या सोचता है, राजनीति कैसी है, भ्रष्टाचार है नहीं है, या बाकी देशों के बारे में क्या सोचता है, ठीक है ना। तो इस चीजों को समझने के लिए भाई हम क्या करते हैं, तुलनात्मक राजनीति का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं। दैट्स इट। और भाई क्या करते हैं हम, तुलना क्यों करते हैं, यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्यों करते हैं, और राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए। यानी कि भाई जो राजनीति है उसमें कोई लॉजिक वाली बातें हो, ये सारी चीजें ऐड करने के लिए, वैज्ञानिक रूप देने के लिए, राजनीति को वैज्ञानिक रूप, यानी कि राजनीति को अच्छा बनाने के लिए भाई तुलना करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी आप पढ़ के देख लीजिएगा, मैं जस्ट आपको शॉर्टली समझा दे रहा हूँ कि हम क्यों क्यों करते हैं ये सारी चीजें। तो आप लोगों को भाई सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, हम तुलना क्यों करते हैं, यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्यों करते हैं भाई हम, क्योंकि राजनीति को भाई हम वैज्ञानिक स्वरूप दे सके, यानी कि राजनीति को हम एक अच्छा बढ़िया बना सके, राजनीति को बढ़िया तरीके से बना सके, ठीक है ना, ताकि इसमें सिस्टम वगैरह अच्छे हो सके। इस वजह से तो तुलना करते हैं। मान लो मैं हूँ, मान लो ये रहा भारत और ये रहा अमेरिका, हम भारत की अमेरिका से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, ताकि भाई जो अमेरिका में अच्छे सिस्टम हो वो हम भारत में इंक्लूड कर दें, और जो भारत में अच्छे सिस्टम हो वो हम अमेरिका में इंक्लूड कर दें। तो इस वजह से ही तो हम तुलना करते हैं, इस वजह से तो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इस सेकंड पॉइंट में ये समझाने की कोशिश की गई है, तो राजनीति को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना, इस वजह से भाई तुलनात्मक राजनीति की जाती है। बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, संस्थाओं में उपस्थित समस्याओं का निवारण करने के लिए। यानी कि भाई संस्थाओं में समस्याएं, जितनी भी समस्या होती है संस्थाओं में कह सकते हो या देश में कह सकते हो, ठीक है ना, देश की राजनीति में या देश के जो सिस्टम वगैरह देश में चल रहे हैं उसमें जितनी भी समस्याएं वगैरह होती हैं, उस चीज का भाई समाधान पता होना चाहिए, उस चीज का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो वो सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा, मान लो अगर मैंने अमेरिका में कुछ चीज करी, अमेरिका में भाई अमेरिका के सिस्टम का मैंने अध्ययन करा, तो हो सकता है भाई जो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई हो, क्या पता अमेरिका में भी पहले होके जा चुकी हो और वो अमेरिका वाले जो है उस प्रॉब्लम से पहले निपट चुके हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा ना, हमें तुलना करने से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वजह से भाई तुलना की जाती है ताकि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल सके, ठीक है। बात करते हैं अपने पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है राजनीति में सिद्धांत निर्माण। यानी कि भाई राजनीति में हम लॉजिक लाने के लिए, सिद्धांत लाने के लिए, नियम कायदे कानून वगैरह लाने के लिए हम राजनीति की तुलना करते हैं, यानी कि तुलनात्मक राजनीति करते हैं। क्यों करते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, राजनीति में सिद्धांत लाने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई हमारे भारत देश जब पहले आजाद नहीं था तो हमारे देश में भाई कायदे कानून नियम वगैरह ये अब जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं भाई, हम लोगों ने क्या करा, जिन लोगों ने हमारे संविधान वगैरह बनाए उन्होंने भाई बाहर के जितने भी संविधान थे ना उन सारे संविधानों को स्टडी करा, बहुत सारे देशों के संविधान को स्टडी करा और वहाँ पे कायदे कानून नियम वगैरह देखे, वहाँ के सिद्धांत वगैरह देखे, वहाँ के रूल वगैरह देखे और वो सारी चीजें फिर अपने देश में अप्लाई कर ली, यानी कि भारत में अप्लाई कर ली। तो यहाँ पे यही बताया गया तुलनात्मक राजनीति भाई किस लिए जरूरी है, ताकि भाई राजनीति में सिद्धांत का निर्माण हो सके, ठीक है।
बात करते हैं भाई अपने फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता परखना। साफ सीधा सा कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो भाई, हम तुलनात्मक राजनीति क्यों करते हैं, ताकि भाई जो प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत है, प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत, मान लो ये रहा एक देश है, देश में भाई कोई सिस्टम चल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है ना। प्रचलित यानी कि आज के टाइम पे कोई राजनीतिक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, कुछ राजनीतिक सिद्धांत चल रहा है। अब वो मान लो बहुत टाइम से चलता आ रहा है और आज की सिचुएशन के हिसाब से वो सही नहीं है, तो इस चीज का भाई पता कैसे लगेगा कि ये आज की सिचुएशन के हिसाब से ठीक है भी या नहीं। तो इस चीज का पता लगाने के लिए भाई हम तुलनात्मक राजनीति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। भारत में भाई पहले क्या होता था, एक सती प्रथा नाम की चीज होती थी। सती प्रथा में आप लोगों ने सुना भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने। उसमें क्या होता था भाई, जो पति होता था, पति को फिर भाई जब पति मर जाता था, मान लो पति मर जाता था, तो उसके साथ भाई उसकी बीवी को भी जला देते थे, साथ में जिंदा जला देते थे। तो ये सिस्टम था पहले भारत में। अब बाहर के कुछ लोग आए भाई, उन्होंने अपने देश से कंपैरिजन करा, यार हमारे देश में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। या हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे लोग, तो उन्होंने बाहर के देशों में देखा कि नहीं यार, हमारे देशों में तो, मतलब बाहर के देशों में तो ये सब चीजें नहीं होती, हमारे देशों में क्यों चल रही हैं ये सब चीजें। फिर उन्हें पता लगा कि भाई ये आज की सिचुएशन के हिसाब से ये चीज गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही समझाया गया है भाई आप लोगों को कि हम तुलनात्मक राजनीति क्यों करते हैं, तो ताकि भाई प्रचलित जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, जो भी देश में राजनीतिक सिद्धांत चल रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आज के समय के अनुसार ठीक है या नहीं है, वो होना भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भाई आगे एक्सटेंड करके लिख रखा है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा और थोड़ा खुद से समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। 6 पॉइंट भाई हमारा क्या कह रहा है, 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, किसी देश की सरकार के लिए। तुलनात्मक राजनीति हम क्यों करते हैं भाई, किसी देश की सरकार के लिए करते हैं। अब वो कैसे भाई, मान लो ये रहा भारत है भाई, भारत मान लो पहले आजाद था ही नहीं, मान कह लें भाई था ही नहीं, ठीक है ना। 1947 से पहले भारत आजादी नहीं था। उससे पहले भाई सरकार थी नहीं हमारी खुद की, जो भी थी ब्रिटिशर्स के राज था, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे थे। अब जब पहली बार भारत में सरकार आई, ठीक है, अब सरकार को भाई क्या क्या कायदे कानून नियम वगैरह बनाने चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें प्लान करनी चाहिए, क्या क्या समाज के लिए काम करना चाहिए, क्या क्या नीतियां निर्माण करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता लगेंगी हमें, ये हमें तुलनात्मक राजनीति से पता लगेंगी भाई। जब हम दूसरे देशों में झांक के देखेंगे, दूसरे देशों से अपने देशों की तुलना करेंगे, तभी तो पता लगेंगे हाँ यार वहाँ पे तो ऐसे सिस्टम है और वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, तब हम जाके अपने देश में अप्लाई करेंगे। और ऐसी कर करके हमने धीरे धीरे अप्लाई करा है। बात करते हैं अपना भाई नेक्स्ट पॉइंट की, नागरिक जागरूकता के लिए। बिल्कुल भाई, तुलनात्मक राजनीति भाई क्यों जरूरी है, नागरिक जागरूकता के लिए भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि भाई उन्हें पता लगेगा हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कमी है और कैसे कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, हमारा क्या फर्ज बनता है समाज के लिए, और हमें कायदे कानून नियम वगैरह क्या फॉलो अप करना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए। ये सब चीजें जो है उन्हें तुलनात्मक राजनीति से पता लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जैसे कि मान लो भाई अमेरिका है, हम आज के टाइम पे तुलना करते हैं ना भाई अमेरिका से। अमेरिका में तो पढ़ाई बहुत ज्यादा है, वहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, वहाँ पे भाई पैसा लोगों के पास ज्यादा है। क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। तो हम क्या समझते हैं फिर भाई, हमारे में भी कोई शिक्षा होनी चाहिए, हमारे देश में भी पढ़ाई होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भाई नागरिक जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है तुलनात्मक राजनीति। क्लियर हो गई बात। तो भाई ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी कि तुलनात्मक राजनीति जो है उसका महत्व क्या है और हम तुलना वगैरह जो है क्यों करते हैं। कुछ तो रीजन होता होगा, तो ये रीजन भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई अपने लास्ट टॉपिक की ओर। सॉरी, लास्ट टॉपिक नहीं, आपका 8 पॉइंट और रह गया इसी टॉपिक में, तो 8 पॉइंट और समझ लेते हैं भाई। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण भी है भाई तुलनात्मक राजनीति। अब वो कैसे भाई, अब देखो भाई, विद्यार्थी जो है यानी कि स्टूडेंट वगैरह हैं, जब तक उन्हें समाज की समस्याओं के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल भाई, आपने देखा होगा कि आजकल के युवा भाई बहुत तरीके की नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, वो पहले पता भी तो लगाते हैं ना भाई बाहर के देशों में क्या क्या चीजें हो रही है और हमारे देशों में कुछ भी नहीं है। तो जब तक हमें वो चीजें पता ही नहीं लगेंगी, कंपैरिजन करना इस वजह से बहुत जरूरी है, तुलना करना इसलिए जरूरी है, ठीक है ना, ताकि हमें कुछ चीजें बाहर से सीखने को मिले, कुछ चीजें समस्याएं वगैरह जो है वो पता चल सके। यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं आपका स्त्री शिक्षा के ऊपर। फॉर एग्जांपल भाई, भारत के जो बाहर के देश है वहाँ पे भाई महिलाओं की शिक्षा को लेकर ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ पे महिलाएं जो होती है पढ़ी लिखी होती है,
भारत में नहीं होती, बट धीरे धीरे करके क्या है, भारत समाज सुधर रहा है। वो कैसे, हम लोग देखते हैं भाई बाहर के देशों में महिलाएं पढ़ी लिखी होती है और वो खुद कमाते हैं, खुद काम करती हैं, खुद ही अपने बलबूते पे सब कुछ करती है और कितना आगे जा रही है महिलाएं। तो इस वजह से भाई भारत के समाज के जो युवा होते हैं या लोग होते हैं, उनकी भी भाई धीरे धीरे अब क्या है, मानसिक सोच बदलती जा रही है कि नहीं भाई अब महिलाओं को भी पढ़नी चाहिए। क्यों, अब ये पता कैसे लगा भाई, बाहर को देख के तो पता लगा हमें। अब बेशक तुमने जाके नहीं देखा, बट टीवी वगैरह कहीं तो देखा ही होगा ना, धीरे धीरे करके ही तो सोचा ही बाहर के देशों से। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें जो है समझ में आ गए होगी। अब भाई नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भाई तुलनात्मक राजनीति की पद्धतियां। भाई ये यहाँ पे कलात्मक हो गया, तो इसे भाई ठीक कर लीजिएगा तुलनात्मक, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, तुलनात्मक आप लिख लीजिएगा। तो तुलनात्मक राजनीति की पद्धतियां, अगर आप एसक्यूएल की बुक फॉलो करोगे तो उसमें जस्ट आपको पद्धति लिखा मिल जाएगा। पद्धति का मतलब समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, तरीका, यानी कि तुलनात्मक राजनीति कैसे की जाती है, क्या क्या तरीकों को फॉलो अप किया जाता है, क्या क्या चीजें की जाती है तुलनात्मक राजनीति करने के लिए। अब वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो भाई फर्स्ट हमारा तरीका क्या है भाई, प्रयोगात्मक पद्धति। तो भाई इसे समझाने से पहले मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो तुलनात्मक राजनीति हम कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं या क्या क्या चीजें हमें करते हैं, अब वो सारे तरीके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला तरीका क्या है भाई तुलनात्मक राजनीति करने का, वो है हमारा प्रयोगात्मक पद्धति। इसमें क्या करते हैं भाई, हम प्रयोग करके देखते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट कैसे करके देखते हैं और इससे क्या बेनिफिट होता है भाई, इससे भाई हमें बेनिफिट ये होता है जब हम इस पद्धति को फॉलो करते हैं, इसमें भाई हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे करके देखते हैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसमें हमें क्या पता लग जाता है भाई, एक परिस्थिति में घटित होने से दूसरी परिस्थिति कैसे प्रभावित होती है, इसका हमें पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोगों को समझाना चाहूँ मैं, इस पद्धति में हम क्या करते हैं भाई, बाहर के देशों में कोई भी मान लो सिस्टम चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना, उसको भाई हम अपने देश से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं फिर भाई हमारे देश में क्या होगा उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल मैं सब समझाऊं भाई, चाइना में देखते हो आप कैसी कैसी चीजें खाते हैं लोग, ठीक है ना, कैसी कैसी चीजें खाते हैं। भारत में लाऊं मैं वही सब चीजें, चाइना में वो सब स्वादिष्ट मानते हैं और भारत में वो वही सब चीजें लाऊं तो क्या होगा भाई, यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, छी कितना गंदा है, गलत है ये सब चीजें। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ना क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, तो यानी कि प्रयोग करके देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। तो इससे भाई हमें पता लगता है कि एक परिस्थिति में वो चीज कैसी है और दूसरी परिस्थिति में उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है बट थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला है भाई केस स्टडी। केस स्टडी भाई जैसा कि इसके नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसमें भाई केस का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई जस्ट मान लो ये रहा भारत और ये रहा अमेरिका, ठीक है भाई। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई धर्म से रिलेटेड केस हो गया भारत में, ठीक है। अब हमें उसका भाई सॉल्यूशन तो पता नहीं है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम बाहर के देशों में भाई तुलना करके देखेंगे। बाहर के देशों में अगर भाई वो वाली सिचुएशन हो रखी होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन है, जब उन लोगों ने उस सिचुएशन से होके निकल ही गए हैं। तो केस स्टडी भाई ये की जाती है। केस स्टडी यानी कि केस देखा जाता है, मामला देखा जाता है, ठीक है ना, मामले का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गई बात। इसमें क्या होता है भाई, कुछ आंकड़े वगैरह उपलब्ध होते हैं, यानी कि भाई मान लो यहाँ पे केस वगैरह जो हुआ था तो आंकड़े वगैरह तो होंगे ना कि क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें नहीं हुई थी, ये सारे आंकड़े होते हैं। इन सब चीजों के आधार पे भाई हम अपने देश की भी सॉल्यूशन जो है उसका निकाल लेते हैं। बात करते हैं भाई अगली पद्धति कौन सी है भाई, सांख्यिकी पद्धति। इसके भी भाई नाम से पता लग रहा है सांख्यिकी पद्धति में, यानी कि इसमें संख्या को देखते होंगे, ठीक है ना, संख्या वगैरह को देखते हैं, पूरे संख्या के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है ना। हम इसमें संख्या को देखते हैं, संख्या के आधार पे ही हम तुलना करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो ये रहा अमेरिका, ये रहा भारत, ठीक है। अब भाई अमेरिका में मान लो भारत में दे रहे हैं 100 लोग वोट और अमेरिका में दे रहे हैं हजार, भारत में मान लो भाई 1000 में से 100 लोग वोट दे रहे हैं और यहीं अमेरिका में भाई 100 में से मान लो 500 लोग वोट दे रहे हैं। तो हमें पता लग रहा है ना भाई दोनों का सिस्टम कैसा कैसा है, ठीक है, उसमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या समानताएं हैं, वो सब चीजें फिर हमें पता लग जाएंगी इस वाली पद्धति से, ठीक है भाई। अगली पद्धति भाई हमारी क्या है, चलिए पढ़ते हैं, ध्यान केंद्रित तुलनाएं। तो भाई ये भी एक पद्धति है, एक तरीका है तुलनात्मक राजनीति करने का। इस पद्धति में भाई ध्यान से, इसके नाम से समझो, ध्यान केंद्रित का मतलब होता है किसी एक जगह पे ध्यान लगाना, किसी एक जगह पे ध्यान लगाना। तो भाई इस पद्धति में क्या होता है, देखो मान लो ये रहा भाई अमेरिका और ये रहा भारत, ठीक है। भारत में मान लो भाई चुनाव, हमें भारत का चुनाव सिस्टम अच्छा करना है,
तो जस्ट हम भाई बाहर की किसी दूसरी कंट्री का चुनाव सिस्टम ही देखेंगे, बाकी सारी चीजों में लफड़ों में फंसेंगे ही नहीं, बाकी सारी चीजों में देखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी एक ही जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने जगह का देखेंगे। तो ऐसे करके कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक राजनीति करेंगे। इसमें यानी कि एक ही चीज पे ध्यान दिया जाता है, एक ही पहलू पे ध्यान दिया जाता है, सभी पहलुओं पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्लियर हो गई बात करते हैं भाई नेक्स्ट पद्धति की, नेक्स्ट तरीके की, सहमति की पद्धति। इसमें क्या होता है, इस तरीके में भाई हम इसमें दो या दो से अधिक भाई घटनाओं की तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अमेरिका है, ये भारत है। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई तो भाई यहाँ की भी दो उसी सेम टाइप की घटनाओं का, दो या तीन घटनाओं का सेम, और यहाँ की भी दो या तीन टाइप की सेम घटना, इनका आपस में तुलना कर देंगे और तुलना करके पता लगा लेंगे भाई क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, अब समानताएं हैं तो उससे फिर भाई हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह भी निकल जाएगा, उस चीज को कैसे हैंडल करना है, उस चीज को कैसे रोकना है, ये सारी चीजें भी हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। ठीक है, इस पद्धति में ऐसे किया जाता है। बात करते हैं भाई अपने सिक्स पद्धति की। सिक्स पद्धति भाई क्या है हमारी, सहवर्ती अभिनेताओं की विधि। इसमें भाई हम घटनाओं के बीच संबंध, वस्तुओं, घटनाओं या डेटा के समूह के बीच भिन्नता या समरूपता को देखते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या किया जाता है इस वाली पद्धति में, इसमें हम देखते हैं भाई जो भी घटना हुई है, मान लो भारत में कोई घटना हुई है और वही अमेरिका में हुई है, तो हम क्या देखते हैं भाई इसमें क्या क्या वस्तुएं लगी, उस घटना में क्या क्या सेम वस्तुएं थी। ठीक है ना, वो घटना कैसी थी वो सब चीजें देखते हैं। उसमें डेटा का मतलब भाई यहाँ पे ये है कि संख्या देखते हैं। भाई यहाँ पे अमेरिका में जो संख्या थी, क्या यहाँ पे भी वही संख्या थी, यानी कि कुछ भी चीज की संख्या हो सकती है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों में भाई भिन्नता और समानता देखते हैं, फिर भाई ऑटोमेटिक हमारे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन वगैरह मिल जाता है। तो ऐसे करके भाई राजनीतिक तुलना जो है की जाती है। अब भाई लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है अवशेषों की पद्धति। इसमें क्या होता है भाई, मान लो हम दो देशों की कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो इसमें भाई जितने भी हमें कारण पता लग गए है, जितने भी समानताएं, जितने भी भिन्नताएं पता लग गई, वो सारी चीजें साइड हटा देते। जितने भी कारण, जितनी भी समानता, जितनी भी भिन्नता पता लग गई, वो सारी चीजें हटा देते साइड। अब जो बची कुछ चीजें रह गई, अब उन चीजों को देख के ये लोग क्या करते हैं, तुलनात्मक राजनीति करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का तरीका हो गया। ठीक है ना, थोड़ा स्पेशल तरीका आप इसे कह सकते हो। आई होप कि आप लोगों को भाई ये सारी चीजें जो है समझ में अच्छे से आई होंगी। कैसे करते हैं भाई हम तुलनात्मक राजनीति जो है वो किस तरीके से करते हैं, उसकी पद्धतियां हमने पढ़ी है, यानी कि तरीके पढ़े तुलनात्मक राजनीति करने के। तो भाई ये सारे आप साथ के साथ याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसे जस्ट एक एग्जाम्पल लेके इसे बढ़ा सकते हो और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, वैसे अगर आप साथ याद रखोगे तो जस्ट एक एग्जाम्पल लेके आगे लिख देना, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया ना। एक आपने माइंड पे थोड़ा जोर डालना और एग्जाम्पल बनाना। अगर चीजों को समझोगे तो एग्जाम्पल बहुत इजीली बना लोगे। किसी चीज को एक्सटेंड करने का तरीका यही है, एक एग्जाम्पल ऐड कर देना, बात खत्म, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई भैया ने तो इतना शॉर्ट लिखवाया है, तो शॉर्ट भाई मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखवाया। जब आप समझ ही जाओगे तो एक्सटेंड तो आप बहुत अच्छे से खुद भी कर लोगे। एक जस्ट एग्जाम्पल ऐड करना है, ऑटोमेटिक आपका ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये पद्धतियां वगैरह जो है पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत जल्दी ही भाई आपकी नेक्स्ट यूनिट भी आप लोगों को करवा दूंगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत जल्दी ले आऊंगा। ठीक है, इसकी भाई पीडीएफ जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अदरवाइज भाई आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है, उस पर भी भाई कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सअप करके वहां से बाय कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह भी। और भाई आप लोगों को मेरी टीचिंग वगैरह कैसी लगी, कैसे समझ में आई है प्लीज, और जो कमी वगैरह है तो प्लीज वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसे और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।